डियर असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों, नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए, इस नोट्स ये जो आपका कोर्स है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023, इसमें आपको एक तो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। सेकेंड वन, उन्हीं नोट्स को प्रिंट फॉर्म में किया हुआ है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, मतलब कंप्यूटराइज करा के और प्रिंट किए हुए फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस की वीडियो क्लासेस मिलेंगी। नेक्स्ट, ये जो वीडियो क्लासेस हैं बिल्कुल अपडेटेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ऐसा नहीं है, देखो मैंने कम से कम 200 से 250 क्लासेस मेरे पास नेट की रिकॉर्ड की हुई हैं इन पिछले 2 महीने में मैंने जिनको किया है, लेकिन मैं चाहूँ तो उनको भी इसमें डाल दूँ क्योंकि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन देखिए, हर एग्ज़ाम की अप्रोच अलग अलग होती है। सिलेबस सेम होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत नेट क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, कई बार नेट क्वालिफाइड बैठे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि दोनों एग्ज़ाम की अप्रोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। फाइन, आपको कोई सिलेबस सेम हो, सिमिलैरिटी हो तो हेल्प तो कर सकता है, लेकिन जब तक आप उस अप्रोच से नहीं पढ़ोगे तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फाइन, तो सारी अपडेटेड क्लासेस होंगी, कंप्लीट अपडेटेड वीडियो क्लासेस। वैलिडिटी टिल एग्जाम यदि अक्टूबर 2023 में होती है तो 23 तक, और 24 में होती है 24 तक। जब भी देखो, अभी आपकी अक्टूबर में ही है, ठीक है, और आपकी जब तक एग्जाम की वैलिडिटी होगी जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। फाइन, नेक्स्ट, आपका जो कोर्स है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और यदि आपकी एग्ज़ाम एक्सटेंड होती हैं तो उसके बाद जो भी और चीज़ें हम टेस्ट सीरीज़ में लेंगे, टेस्ट में लेंगे, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी। दूसरी बात, आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स जो मिलेंगे, उनकी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। आप उनकी प्रिंट निकालिए, आपके सामने रखिए। मेरा आपसे पर्सनल सजेशन ये है कि जब आप प्रिंट निकालें तो वन साइड ही प्रिंट करवाएं। उसका रीज़न है कि मैं पढ़ाते वक्त कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो आप वन नोट डाउन करें। फिर उसके बाद जब हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो वीडियो सोल्यूशन होगा। उसमें हर टेस्ट सीरीज़ का, हर टेस्ट का एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन होगा, और एक एक टेस्ट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंपॉर्टेंट। तो आपको लगता है कि भाई अफ्रीकन लिटरेचर का टेस्ट हुआ है और अफ्रीकन लिटरेचर में ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस राइटर से रिलेटेड है, तो आप वहीं लिख लें। मतलब इस तरीके के आपके नोट्स होंगे कि उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। एक बात, आप ये एक्सपेक्टेशन ना करें कि भाई आप कोर्स को ज्वाइन किया और आपको उसमें 200, 300, 400 क्लासेस मिल जाएंगी, नहीं, क्योंकि सारी अपडेटेड क्लासें आपकी क्लासेस सीक्वेंस में होंगी। आपकी क्लास आज 2 डल गई, आज 3 डल गई, जैसे जैसे क्लासेस जो है रिकॉर्ड होती जाएंगी आपके लिए डलती जाएंगी। ऐसे नहीं है कि 300-400 क्लासेस, वो मेरे पास कोई भी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अपडेटेड। फाइन, तो ये एक्सपेक्टेशन ना करें। कई स्टूडेंट्स ने सेक्शन वाइज कोर्स लिया है, तो सेक्शन वाइज जिनने कोर्स लिया है वो ध्यान रखें, उनका जब नंबर आएगा, मान लो आप कहो कि भाई इंडियन राइटिंग है, तो इंडियन राइटिंग जब आएगा टॉपिक तब उसकी क्लासेस होंगी। आपको नोट्स जो है 2 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे नोट्स जो है आपके लिए मिल जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में। रही बात, देखिए, मैं आपसे इस कोर्स के लिए अपनी तरफ से कुछ भी चार्ज नहीं है। जो भी ये लिंगा फ्रैंका टीम का जो भी इनका एक्सपेंसेस है उसी एक्सपेंसेस पर जो है ये कोर्स चल रहे हैं। इसीलिए ये जो है सबसे चीपेस्ट कोर्स इसीलिए है क्योंकि इसमें जो है मेरा जो है पारिश्रमिक कुछ भी नहीं है। केवल लिंगा फ्रैंका टीम जो उन्होंने अपनी टीम में टाइप राइटर लगा रखे हैं, इंटरनेट हैंडलिंग, ऐप हैंडलिंग, स्टूडियो वगैरह, ये सब जो है उसी हिसाब से उन्होंने अपनी फीस डिसाइड कर रखी है, इसीलिए ये जो चीपेस्ट फीस है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे समझानी थी तो मैंने आपको बता दिया। आज हम जो है ग्रामर का एक टॉपिक लेते हैं और टॉपिक है बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बेसिक, आप कहते हो बेसिक सेंटेंस पैटर्न, तो बेसिक क्यों? बेसिक सेंटेंस पैटर्न, इनको बेसिक सेंटेंस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज दे फॉर्म द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक तैयार करते हैं। ओके, व्हाट यू डू इन योर होल लाइफ इज, आप जो अपनी पूरी जिंदगी में जो काम करते हो वो क्या करते हो कि ये जो बेसिक सेंटेंस हैं इन्हीं को आप या तो एक्सपेंड करते हो या आप इनको ट्रांसफॉर्म करते हो
या फिर आप इनको कंबाइन करते हो। आप क्या करते हो, आपके पास बेसिक सेंटेंस हैं और बेसिक सेंटेंस टोटल है 9, यानी कि 9 बेसिक पैटर्न्स हैं, 9 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, 9 पैटर्न्स हैं और उसके अलावा और कोई पैटर्न्स नहीं होते हैं और कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं। आप जितने भी पूरी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस बनाते हो वो इन्हीं की हेल्प से बनाते हो। या तो आप क्या करते हो, किसी सेंटेंस को एक्सपेंड कर देते हो और क्लॉज लगाते जाते हो, एक दो क्लॉज लगाते जाते हो, या फिर आप ट्रांसफॉर्म करते हो। एक्टिव सेंटेंस है तो उसको पैसिव में बना दिया, डेक्लेरेटिव है तो उसको इंट्रोगेटिव में बना दिया, सिंपल है तो उसको कंपाउंड में बना दिया। तो आप क्या करते हो पूरी लाइफ, या तो सेंटेंस यही 9 पैटर्न्स, ये जो 9 पैटर्न्स है इनको या तो एक्सपैंड करते हो, ठीक है, इनका विस्तार करते हो और नेटिंग कर करके और क्लॉजेस लगा के कॉमा लगा के जो भी आप करते हो, या फिर आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो, या फिर आप कंबाइन कर देते हो। कंबाइन कैसे, आपने क्या किया, 2 सिंपल सेंटेंस कंबाइन किए और फिर उसको क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया, जिसको आप सिंथेसिस कहते हो। तो आप अपनी पूरी लाइफ में इन 9 बेसिक सेंटेंस जो है उन्हीं को क्या करते रहते हो, उन्हीं को एक्सपैंड करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो या कंबाइन करते हो। इज इट क्लियर? तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स का मतलब है कि हमारे पास 9 बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स हैं, 9 बेसिक सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स हैं और वो हमें स्टडी करनी है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बेसिक सेंटेंस होती हैं, बेसिक सेंटेंस या बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ये जो होते हैं इनका एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा सिंपल होते हैं। नंबर 2 डेक्लेरेटिव होते हैं एंड नंबर 3 एक्टिव होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, बेसिक सेंटेंस जो होगा वो हमेशा सिंपल होगा, कंपाउंड नहीं होगा, डेक्लेरेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा। देखिए, हालांकि जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक सेंटेंस पैटर्न का और नेगेटिव सेंटेंस दिया जाता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, दिया जाता है तो आप कोई बात नहीं, आप उस हिसाब से उसको एनालिसिस कर लो। बाकी की आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड बुक्स ये कहती हैं कि बेसिक सेंटेंस हमेशा सिंपल होगा, डेक्लेरेटिव होगा और एक्टिव होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। हालांकि ऐसा ट्रेंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में तो कम है, लेकिन सेकंड ग्रेड वगैरह में आपसे भी ज़्यादा अच्छी ग्रामर आती है तो वहाँ पूछे जाने की संभावना रहती है और आपको भी पूछी जा सकती है। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है ग्रामर का बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आता या फिर नहीं आया है, अभी तक आता नहीं आया है, तो ऐसा नहीं कि आपकी बार भी नहीं आई। फाइन, तो कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल होती है एग्जाम, है ना। आपको मेंटली रूप से हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है बेसिक सेंटेंस सिंपल होता है, डेक्लेरेटिव होता है और क्या होता है, एक्टिव होता है। फाइन, अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई आपके ये जो बेसिक सेंटेंस हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। देखो, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेसिक सेंटेंस को और क्या कहते हैं, तो कर्नल सेंटेंस भी बोलते हैं, KERNEL। तो ध्यान रखना है, आपको नोट्स में है सब कुछ। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक सेंटेंस कौन कौन से हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। देखिए, मैं आपको पहले एक 9 के 9 पैटर्न बताता हूं, उनके बारे में ब्रीफ में समझ जाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला है SVC, नंबर 2 SVA, नंबर 3 SVA, नंबर 4 SVA, नंबर 5 SVO, नंबर 6 SVO, नंबर 7 SVOO एंड नंबर 8 SVOC एंड नंबर 9 SVOA। ये 9 सेंटेंस पैटर्न है। नंबर 1 SVC, नंबर 2 SVA, ओके, नंबर 3 SVA और SVA ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल, नेक्स्ट SVO और फिर SVO, अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है SVOO और फिर SVOC और फिर SVOA, ओके। देखो, ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एग्जाम में आपका SVOCA बेसिक सेंटेंस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ओके। देखिए, जब यहां पर मैंने फर्स्ट और सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड पैटर्न जो है, यानी कि SVC और SVA जो है, उसमें जो वर्ब यूज होती है वो होती है लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब।
लिंकिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है इंटेंसिव वर्ब, इंटेंसिव वर्ब, और इसी का एक अगला नाम होता है कॉपुलर वर्ब। तो ये ध्यान रख लेना वर्ब्स के नाम कि जो एस फर्स्ट और सेकंड जो पैटर्न है उसमें लिंकिंग वर्ब यूज होती है। लिंकिंग वर्ब को इंटेंसिव वर्ब बोलते हैं, इसी को कॉपुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे बी टाइप वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब में आती हैं। इसके अलावा आपका अपीयर है, सीम है, लुक है, बिकम है, बहुत सारी वर्ब्स हैं, वो हम अभी स्टडी करेंगे जब पता लगेगा। ये जो पैटर्न है, अब आप कहोगे कि सर ये भी एसवी है और ये भी एसवी है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो वर्ब यूज होती है वो होती है इंट्रांजिटिव। यहां कौन सी वर्ब यूज होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है। यानी कि थर्ड और फोर्थ में जो वर्ब यूज होती है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप कहोगे सर इसमें एसवीओ और ईएसवीओ 5 और 6 दोनों में एसवीओ है, फिर क्या अंतर है? अंतर है। और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ये एसवीओ जो, देखो आपको पता है यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो जनरली उसका पैसिव बनता है। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बनता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर नंबर 5 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑब्जेक्ट है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन उसका पैसिव नहीं बनता। अभी समझ में आएगा आपको। देखिए, पैसिव कांट बी मेड, पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो देखो आपको कंफ्यूजन क्या हुआ था कि एसवीए और एसवीए, लेकिन अब कंफ्यूजन खत्म हो गया, क्योंकि इसमें तो लिंकिंग वर्ब यूज होती है और इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है। अब इसमें एसवीए है और इसमें एसवीए ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है आप चाहो तो ए को लगाओ और चाहो तो ए को नहीं लगाओ, ठीक है। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा, ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न में एस वी ओ सी ए क्या इंडिकेट करते हैं ये बता दूंगा, ठीक है। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, और ओ ए का मतलब एडवर्ब। फाइन। फिर देखिए पैटर्न नंबर जो 6 है, पैटर्न नंबर 6 है एस वी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा है जिसका पैसिव बनता है? जिसका क्या बनता है? पैसिव बनता है। इसका मतलब इसमें वर्ब कौन सी यूज होगी? देखो इसमें भी ट्रांजिटिव है, इसमें भी ट्रांजिटिव है, लेकिन इसका पैसिव बनता है। नेक्स्ट है एस वी ओ ओ, डबल। तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो इट इज कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या हो गया? यहां पर कौन सी होती है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ओके। इसके बाद देखिए यहां पर एस वी ओ सी, जब भी किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जब भी किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है तो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें कौन सी वर्ब यूज होती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। और उसके बाद है एस वी ओ ए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। तो देखिए हमारे पास ये 9 सेंटेंस पैटर्न है। इसमें ध्यान रखना नंबर 1 और 2 में लिंकिंग वर्ब, इंटेंसिव वर्ब या कॉपुलर। लिंकिंग वर्ब सारी बी टाइप वर्ब जो है, बी टाइप वर्ब लिंकिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एस वी ए और एस वी ए, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है। उसके बाद एस वी ओ पैसिव बन सकता है और इस वाले फिफ्थ वाले पैटर्न का पैसिव नहीं बन सकता। एस वी ओ ओ नेक्स्ट पैटर्न डाई ट्रांजिटिव वर्ब, फिर एस वी ओ सी ए कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब और एस वी ओ ए, ये 9 पैटर्न है। ये तो मैंने अभी आपको 9 पैटर्न बताए। अब आप समझिए, अब हम समझते हैं एस वी ओ सी ए। देखिए हमने कहा बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है वो क्या है? एस वी ओ सी ए को एनालिसिस करना, आपको सेंटेंस में इनको फाइंड आउट करना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, वैसे जनरली पता होता है लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो सबसे पहले यदि हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट का मतलब होता है ए पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट।
देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति या वस्तु जिसकी हम बात करते हैं। जो भी व्यक्ति या वस्तु की हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा, आपसे कहूँ मान लो राम इज ए डॉक्टर, मैंने आपसे कहा राम इज अ डॉक्टर, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? राम की बात कर रहे हैं, तो राम सब्जेक्ट हो गया। जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु की हम बात करते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। फिर देखो एक शब्द है, एक शब्द है PREDICATE, प्रेडिकट। देखो प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, प्रेडिकट। ये प्रेडिकट क्या होता है? प्रेडिकट का मतलब होता है व्हाट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, वॉट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो सब प्रेडिकट कहलाता है। देखो प्रेडिकट और प्रेडिकेटर में अंतर है, ध्यान रखना। अभी आप समझिए, मैंने कहा कि सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेटर, आई एम सॉरी प्रेडिकट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, एक व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? कि जो कुछ भी उसके बारे में बात की जाती है। अब देखो इसके बारे में क्या बात की जा रही है? ये बात की जा रही है इज ए डॉक्टर। इस राम जो है जिसके बारे में बात की जा रही है वो राम है, तो वो हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। इसके बारे में क्या बात की जा रही है? इसके बारे में बात की जा रही है इज ए डॉक्टर, तो ये सारा का सारा क्या हो गया? सॉरी, PREDICATE, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकट। ये क्या हो गया? प्रेडिकट। फाइन, आगे देखिए, नेक्स्ट है अब दूसरा एक शब्द है प्रेडिकेटर। ध्यान रखना, प्रेडिकट का तो मतलब होता है आप के सब्जेक्ट के अलावा जो भी सारी चीजें होती हैं एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात की जाती है वो सब प्रेडिकट होता है। और प्रेडिकेटर का मतलब होता है वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? वर्ब। तो कहीं आपको देखो एग्जाम में SVOCA की जगह SPOCA फाइंड आउट करो, ये पूछे तो P का मतलब क्या है? प्रेडिकेटर और वर्ब। ऐसा सेकंड ग्रेड की एग्जाम में किया हुआ है, उसमें टॉपिक का नाम ही दिया हुआ है SPOCA। उसका कारण है कि जॉफ्री लिच की एक बुक है, तो उस बुक में इसको वर्ब की जगह प्रेडिकेटर शब्द दिया हुआ था, वही कॉपी कर लिया। तो हो सकता है आपके लिए भी ऐसा कर ले। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेडिकेटर का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। यदि सिंपली आपसे पूछा जाए चॉइस में SVOCA हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और S की जगह V की जगह P दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन। तो देखो प्रेडिकट का मतलब तो होता है कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा कुचा होता है सब प्रेडिकट होता है। और प्रेडिकेटर क्या होता है? प्रेडिकेटर का मतलब वर्ब। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब देखो वर्ब हम जानते ही हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आया SVOCA। अब देखो हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की, हम किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लीमेंट की। सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए समझिए, मैं आपको सेंटेंस देता हूं। मैं आपसे कहा राम इज ए डॉक्टर, सेकेंड सेंटेंस मैंने कहा राम इज ब्रेव। ये दो सेंटेंस हैं। मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर और राम इज अ ब्रेव। अब देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर राम के बारे में बात की जा रही है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। वॉट एवर वी टॉक अबाउट, ठीक है, पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, जो कुछ भी हम पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिस किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो राम क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। फाइन। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं कि ए डॉक्टर और ब्रेव क्या है। अब मैं कह रहा हूं इसलिए मान लीजिए कि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट हैं। डॉक्टर और ब्रेव क्या है? कॉम्प्लीमेंट हैं। अब कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है? देखिए नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट, यदि किसी भी वर्ड के अंदर ये जो मैं फॉलोइंग कैरेक्टर्स बता रहा हूं, जो निम्नलिखित गुण बता रहा हूं वो हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? नंबर 1, इट डजंट हैव इट्स ओन एंटिटी। नंबर 2, it refers back to the subject or an object. Number 3, it is generally followed by linking verb. Next,
पैसिव कांट बी मेड, एंड फिफ्थ वन इज it is either a noun or an adjective। देखिए, यदि किसी भी वर्ड के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हैं तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। समझिए, मैंने कहा इट डजंट हैव इट्स ओन एंटिटी, इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। देखिए, मैंने कहा राम इज ए डॉक्टर, तो देखो ये डॉक्टर का अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, राम ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही राम है। फाइन, तो यहां पर डॉक्टर का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है पर्सनल, क्योंकि राम इज अ डॉक्टर जब आप कह रहे हो तो डॉक्टर जो है वो ही राम है और राम ही डॉक्टर है, अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। दूसरा, इट रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे, ये सब्जेक्ट का ही पीछे जाके सब्जेक्ट का ही संदर्भ देता है। तो देखो, डॉक्टर किसका संदर्भ दे रहा है? राम का ही संदर्भ दे रहा है। और आप दूसरे शब्दों में से कह सकते हो इट डिस्क्राइब्स, इट आइडेंटिफाइज, इट डिस्क्राइब्स कह सकते हो, इट आइडेंटिफाइज कह सकते हो, किसका? सब्जेक्ट। आप क्या कह सकते हो इसको दूसरी भाषा में कि ये सब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई करता है या सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करता है, इसका अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। इट इज जनरली फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब। देखो, ये बी टाइप वर्ब लिंकिंग वर्ब भी होती है, तो इसके बाद सामान्यतः क्या होता है? लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होता है? ये सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होता है? सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट आता है। और नेक्स्ट, पैसिव कांट बी मेड। देखो, जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, यू कैन से वी कांट मेक पैसिव बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट। हम कॉम्प्लीमेंट की मदद से पैसिव नहीं बना सकते। और फिर मैंने नेक्स्ट कहा, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। देखो, मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? नाउन है। मैंने कहा राम इज ब्रेव, तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। तो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होगा। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आया क्या होता है? आप सेंटेंस में एसवीओसी फाइंड आउट जब भी तो करोगे जब आप उनको जानते हो कि वो है क्या। जब जानते ही नहीं हो तो पहचानोगे कैसे? ठीक है, देखो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पहली बात, इट डजंट हैव इट्स ओन एंटिटी, इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। इट रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पीछे जाके बताता है। इट इज जनरली फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब, इसके बाद सामान्यतः लिंकिंग वर्ब आती है, यानी कॉम्प्लीमेंट की, आई एम सॉरी, इट इज जनरली फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब, मतलब ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, ये क्या करता है? सामान्यतः लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। और पैसिव कांट बी मेड, और यदि सेंटेंस में आपका कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बन सकता, और कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा और या फिर एडजेक्टिव होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। तो ये देखो, हमने दो एग्जांपल देखे। अब देखो कॉम्प्लीमेंट के बाद अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, मैंने आपको यहां सेंटेंस लिखा, राम किल्ड ए टाइगर। मैंने आपसे कहा राम किल्ड आ टाइगर, राम ने एक टाइगर को मार दिया। फाइन, अब देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं, इसलिए मान लीजिए कि ये टाइगर जो है ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे कैसे? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये गुण है। अब क्या गुण है? देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या गुण होते हैं? इट हैज इट्स ओन एंटिटी, इसका अपना खुद का अस्तित्व होता है। कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है? अपना खुद का अस्तित्व होता है। तो देखो, राम किल्ड आ टाइगर, तो टाइगर ही राम है, राम ही टाइगर है, ऐसा है क्या? जब हमने कहा था राम इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर ही राम था, राम ही डॉक्टर था। तो आपने देखा कि यहां पर जो है इसका अपना खुद का अस्तित्व है, तो इट हैज इट्स ओन एंटिटी, इसका खुद का अस्तित्व होता है। फाइन, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट से आप पैसिव बना सकते हो। तो क्या है? पैसिव कैन बी मेड, यानी कि पैसिव बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट से क्या बनाया जा सकता है? पैसिव बनाया जा सकता है। ठीक है, पहली बात, इसका खुद का अपना अस्तित्व होता है, आप ये नहीं कह सकते इट रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, इससे पैसिव बन सकता है। तो ये हो गया आपका क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आपको अंदर समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका होता है एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में एडवर्बियल भी बोल देते हैं। देखो, यदि एक ही शब्द से मिलकर बना है तो आप उसको एडवर्ब बोलें, और एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है तो उसे एडवर्बियल बोलें। कैसे? जैसे मैंने देखो आपसे एग्जांपल मैंने कहा,
देखो यहां पर हियर है और यस्टरडे है, ओके। तो देखो मैं कह रहा हूं कि हियर और यस्टरडे जो है क्या एडवर्ब हैं, तो यहां पर ये जो एडवर्ब हैं एक एक वर्ड से मिलकर बनाए। अभी बताऊंगा एडवर्ब क्या होता है, अभी मैं कह रहा हूं इसलिए मान लीजिए कि आप ये एडवर्ब हैं। आपने देखा कि यहां पर राम केम हियर यस्टरडे, राम यहां कल आया था, तो यहां पर हियर एक शब्द है और यस्टरडे भी एक ही शब्द है, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया और ये भी एडवर्ब हो गया, ठीक है। यदि मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कहूं, ही इज एट द डोर, मैंने आपसे कहा ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है, तो यहां पर एडवर्ब 3 शब्दों से मिलकर बना है, एट द डोर, ठीक है। यहां पर ये 3 शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं। जब इस तरीके से होता है, जब एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर एडवर्ब बनता है तो उसे टेक्निकल लैंग्वेज में एडवर्बियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एडवर्बियल। इसी को जो है टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या और बोलते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन से मिलकर बनने वाला एडवर्ब। प्रेपोजिशन एट हो गया और ये द डोर क्या हो गया, डोर क्या हो गया, दरवाजा समथिंग, और नाउन हो गया, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन से बना हुआ एडवर्ब जो है उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं, एडवर्बियल भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर। एडवर्ब होता क्या है, वैसे एडवर्ब आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बता देता हूँ एक बार। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जो आपके सेंटेंस में हाउ, वेयर या व्हेन का आंसर दे। आप कह सकते हो जो आपके सेंटेंस में मैनर बताए, आपके सेंटेंस में प्लेस बताए, या आपके सेंटेंस में टाइम बताए। देखो आप ये कह सकते हो आपके सेंटेंस में हाउ का कोई आंसर दे, मैं कहूँ शी लाफ्ड लाउडली, तो आपको कैसे हंसी, मैंने कहा शी लाफ्ड लाउडली। जैसे मैंने कहा शी लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड लाउडली। मैं आपसे कहूं ही वेंट टू अमेरिका, फिर मैं कहूं ही केम यस्टरडे। देखिए ये सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा शी लाफ्ड लाउडली, वह जोर से हंसी, तो कैसे हंसी, जोर से, तो हाउ का आंसर है कि नहीं, या फिर आप कह सकते हो मैनर बता रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा प्लेस, ठीक है, तो प्लेस जैसे मैंने कहा ही वेंट टू अमेरिका, तो कहाँ गया, अमेरिका, या फिर आप कह सकते हो वेयर, वेयर का आंसर दे रहा है ना कि कहाँ, या फिर आप कह सकते हो प्लेस बता रहा है, तो क्या बताने वाला, मैनर बताने वाला, प्लेस बताने वाला। व्हेन मतलब टाइम, आपको कहा ही केम यस्टरडे, कब आया, यस्टरडे आया, तो टाइम प्लेस मैनर बताने वाले क्या होते हैं, एडवर्बियल होते हैं। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और ये एडवर्ब क्या होता है। तो अब ये हमें पता लग गया, तो अब हम SVOCA के पैटर्न्स को आराम से समझ सकते हैं। देखिए अब हम अपने एक एक पैटर्न को लेते हैं। आपका जो फर्स्ट पैटर्न था वो था SVC, और सेकंड पैटर्न जो था वो था SVA, और हमने पढ़ा था कि इसमें कौन सी वर्ब यूज होती है, लिंकिंग वर्ब यूज होती है। देखिए मैंने आपसे कहा ही इज ए डॉक्टर, अब इज लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, लिंकिंग वर्ब है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि डॉक्टर ही है और ही डॉक्टर है, फिर लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है, फाइन। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कह दूं, ही इज अपस्टेयर्स, अपस्टेयर मतलब ऊपर वाली मंजिल पर, ऊपर, मैंने कहा वह ऊपर है, ऊपर वाली मंजिल पर है। अब मुझे बताओ यहां पर ये अपस्टेयर्स जो है क्या वेयर का आंसर नहीं दे रहा, अपस्टेयर्स जो है क्या वेयर का आंसर नहीं दे रहा, वह कहां है, आपने कहा ऊपर की मंजिल पर है। मैं कहूं ही इज एट द डोर, कहां पर है वो, दरवाजे पर है, ठीक है ना। मैं कहा ही इज हियर, वह यहां पर है, तो कहां का जवाब दे रहा है, तो एडवर्ब हो गया। दूसरा देखो ये क्या आ रहा है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, तो आपने कहा ये तो हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया, एडवर्ब।
तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2। अभी तो मैं केवल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, अभी इसे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें जो सारी आपके नोट्स में, वो नोट्स के थ्रू समझाएंगे। लेकिन पहले एक बार बेसिक आपको दिमाग में क्लियर होगा तो फिर वो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। उसके जो और ज़्यादा हम उसको डिराइव करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, अलग अलग तरीके के सेंटेंस यूज़ करेंगे, वो दिमाग में आपके चले जाएंगे। लेकिन पहले जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए, फिर आगे एडवांस बातें हम करेंगे, ठीक है। तो SVC और SVA। नेक्स्ट देखिए पैटर्न नंबर 3 जो है आपका, पैटर्न नंबर 3 जो है, देखो अब यहां पर हमने कहा एक तो होता है SVA और 4 नंबर पर है SVA, ठीक है। अभी थर्ड का फोर्थ हो जाए, फोर्थ का थर्ड हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों पैटर्न साथ में हैं। और क्यों साथ में हैं? क्योंकि इनमें कौन सी वर्ब यूज होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब यूज होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको इंट्रांजिटिव वर्ब भी पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी नहीं आ सकता, जिसके बाद एडवर्ब आ सकता है। देखिए समझिए, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट भी नहीं आ सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है। अब आप सोचोगे ADVERB, ठीक है, आप ये सोचोगे कि एक एडवर्ब तो ब्रैकेट में है और एक बाहर है। कारण क्या है? देखो जब भी कोई चीज ब्रैकेट में होती है इट मींस इट्स ऑप्शनल। इसका मतलब ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा दो और चाहो तो मत लगाओ, दोनों ही कंडीशन में सही है। और जहां मैंने ब्रैकेट में नहीं लगाया इट मींस इट इज ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, कंपल्सरी। इसका मतलब ये ऑब्लिगेटरी है, बाध्यकारी है, आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो योर सेंटेंस विल गो रॉन्ग, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि कुछ आ सकता है तो वो केवल एडवर्बियल होता है या एडवर्ब होता है। और ये एडवर्ब सामान्यतः जो होता है ऑप्शनल होता है, यानी आप चाहो तो लगा दो, चाहो तो नहीं लगाओ। लेकिन कभी कभी ये ऑब्लिगेटरी भी हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच इज फॉलोड नीदर बाय एन ऑब्जेक्ट nor a complement. If ever it is followed by any change, it is an adverbial, and this adverbial is generally optional, but in some times it is obligatory, mandatory, compulsory. तो मैंने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकता, यदि आए तो एडवर्ब भी आ सकता है। और ये एडवर्ब सामान्यतः तो ऑप्शनल ही होता है लेकिन कभी कभी ऑब्लिगेटरी हो जाता है। देखिए कैसे। अब हम थर्ड और फोर्थ पैटर्न को देखते हैं। इनमें दोनों में कैसी वर्ब आएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो जैसे मैंने कहा, मैं थर्ड पैटर्न की बात करता हूं, SV और ऑप्शनल A। मैं आपसे कहूं नंबर 1, मैंने आपसे कहा बर्ड्स फ्लाई। मैंने आपसे क्या कहा? बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। मैं चाहूं तो इसको कह सकता हूं इन द स्काई। देखो मैंने कहा पक्षी उड़ते हैं तो आपका सेंटेंस यहां कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूं तो इसको कह सकता हूं, ये ब्रैकेट में ऑप्शनल है, और ये ऑप्शनल क्या है? एडवर्ब। कहां उड़ते हैं पक्षी? आपसे पूछे कहां उड़ते हैं, यानी वेयर का आंसर है, तो एडवर्ब हो गया। लेकिन ये एडवर्ब क्या है? ऑप्शनल है। आप चाहो उसको यूज करो और आप चाहो तो इसका यूज नहीं करो। जैसे मैं कहूं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखो मैंने कहा अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, बस यही सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सूर्य के चारों तरफ मैं लिखना चाहूं या लिखना चाहूं, ये ऑप्शनल है। तो आपने कहा कहां घूमती है? तो सूर्य के चारों तरफ, तो ये ऑप्शनल है। लेकिन कैसे क्या है ये? कहां? एडवर्ब। जैसे मान लो मैं कहूं नंबर 3, मैन डाइज, आदमी मरता है। सबको पता है आदमी मरता है। अब मैं चाहूं तो लिख दूं इन द ओल्ड एज, ये ऑप्शनल है।
मैंने चाहा तो लिख दिया इन द ओल्ड एज। कब? वेयर का आंसर है, कब मरता है आदमी? बुढ़ी उम्र में। ठीक है, तो देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये एडवर्बियल है और ये एडवर्बियल ऑप्शनल है। इसका मतलब ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन ये थी, ना तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ना उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। मैंने कहा आ सकता है कुछ तो एडवर्ब आता है, और वो एडवर्ब भी सामान्यतः तो ऑप्शनल होता है। तो हमने देखा सब जगह ऑप्शनल है, लेकिन कभी कभी ऑब्लिगेटरी हो जाता है। तो वो फोर्थ नंबर वाला जो हमने कहा कभी कभी क्या है, हमने फोर्थ जो ऑप्शन जो है वो हमने कहा है SVA। ए का मतलब है ये ऑप्शनल नहीं है, यदि आपने ब्रैकेट में नहीं किया तो ये ऑप्शनल नहीं है, ऑब्लिगेटरी है। जैसे देखो मैंने कहा ही गोज टू स्कूल। अब देखो मुझे टू स्कूल लगाना जरूरी है, मैं कहूं ही गोज वह जाता है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल पाता, सेंटेंस में कंप्लीशन नजर नहीं आता, पूर्णता नजर नहीं आती, इसलिए आपको इसमें टू स्कूल लगाना ऑब्लिगेटरी है, आवश्यक है, जरूरी है, मैंडेटरी है। इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। और कहां जाता है? वह कहां जाता है? स्कूल जाता है। कहां जाता है? वो स्कूल जाता है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब, वेयर का आंसर। लेकिन यहां एडवर्ब कैसा है? ऑब्लिगेटरी, आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने आपसे कहा ही लिव्स इन करौली। मैंने कहा ही लिव्स, अब जैसे ही मैंने कहा ही सब्जेक्ट और ये लिव्स हो गया वर्ब। अब जैसे ही मैंने कहा ही लिव्स वह रहता है, अब जैसे ही मैंने कहा रहता है तो मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पर आपको इन करौली लगाना जरूरी हो गया। ठीक है, तो अब इन करौली किसका आंसर दे रहा है? वेयर का, कहां का, ठीक है, प्लेस का। जो प्लेस का है तो एडवर्ब हो गया, लेकिन ये एडवर्ब कैसा है? ऑब्लिगेटरी है। तो ये दोनों वर्ब भी क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद ना तो ऑब्जेक्ट आता है ना कॉम्प्लीमेंट आता है तो एडवर्ब आता है। वो एडवर्ब जनरली ऑप्शनल होता है, लेकिन समटाइम्स ऑब्लिगेटरी। ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इज नीदर फॉलोड बाय एन object nor a complement. If ever it is followed by any change, it is an adverb, and this adverb is optional but sometimes obligatory. Fine, देखिए तो हम देखते हैं। आप देखिए मैंने कहा कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसी कहते हैं? ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकता, आएगा तो एडवर्ब। वो क्या है? एडवर्ब क्या है आपका? ऑप्शनल है, लेकिन कभी कभी ऑब्लिगेटरी हो जाता है। तो देखो इसमें SVA एक ऐसा है, ऑप्शनल है। SVA क्या है? ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, ना इसके बाद क्या है? ना तो इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है और ना इसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। तो ये वर्ब कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ पैटर्न, जिसमें कि आप कौन सी वर्ब का यूज करते हो? इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज करते हो। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट फोर्थ के बाद जो आपका फिफ्थ पैटर्न है अपना SVO। देखो जब भी ओ लगता है तो इसका मतलब वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव की सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ अ वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो वर्ब कैसी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इसमें कौन सी वर्ब यूज होती है? ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब यूज होती है आपकी? ट्रांजिटिव। इज इट क्लियर? देखो अब जैसे मैंने कहा, अब मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न में ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब यदि यूज होती है तो जनरली उसका पैसिव बनता है। लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जिसका पैसिव नहीं बनता। क्या मैंने बताया था? पैसिव कांट बी मेड। जैसे मैं कहूं ही हैज ए कार, ही हैज ए कार, तो देखो सब्जेक्ट, हैज वर्ब, और कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आपका कोई ऑब्जेक्ट क्यों है? क्यों है ऑब्जेक्ट? कार हाउ वेयर व्हेन का आंसर है क्या? हाउ वेयर व्हेन का आंसर होगा तो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। हाउ वेयर व्हेन का आंसर है क्या? नहीं है, तो ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि कार जो है आपका हाउ वेयर व्हेन का आंसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब एडवर्ब नहीं है। तो एडवर्ब हमने क्रॉस कर दिया। हमने पहले चेक करके देखा एडवर्ब है क्या, तो एडवर्ब नहीं है। फिर हम देखें क्या पता कॉम्प्लीमेंट हो। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट रिवर्स बैक टू सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट डजंट हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। कॉम्प्लीमेंट इज जनरली फॉलोड बाय लिंकिंग वर्ब। ओके, तो देखो कोई सी कंडीशन पूरी कर रहा है क्या? देखो ही और कार एक ही है, ही और कार एक ही है क्या? नहीं है ना। और जब एंटिटी सेम है ही नहीं तो कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती क्या? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसका पैसिव नहीं बन सकता।
ये ऐसी स्ट्रक्चर है, देखो इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, वो हम वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे लैक्स है, रिजेंबल्स है, वेज है, ठीक है। ये कुछ वर्ब्स हैं, मेजर्स हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट तो आता है लेकिन उनका पैसिव नहीं बना सकते। ये चीज़ आपको पैसिव कंस्ट्रक्शन में काम आएगी, ठीक है। आप क्या करते हो, अननेसेसरी पैसिव बना देते हो और लास्ट चॉइस आती है पैसिव कांट बी मेड। आप सोचोगे ऑब्जेक्ट है, बना दो पैसिव, तो ध्यान रखना वो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी वर्ब्स है, कैसा है वो डिटेल में, ठीक है। इज इट क्लियर? 6 पैटर्न भी मैंने आपको कहा था SV, 6 पैटर्न भी मैंने आपको यही कहा था, 6 पैटर्न भी है SVO, और यहां पर भी जब O है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जिसका पैसिव बन सकता है, यही अंतर है। देखिए पैटर्न नंबर 5 और पैटर्न नंबर 6 दोनों SVO हैं, लेकिन इन द पैटर्न नंबर 5 ओके यू हैव ट्रांजिटिव वर्ब बट यू कांट मेक पैसिव, लेकिन आप पैसिव नहीं बना सकते। बट बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर 6 यू कैन मेक पैसिव, लेकिन आप पैसिव यहां बना सकते हो। कैसे? सी, मैंने कहा राम किल्ड ए टाइगर, आप तुरंत ही बता दोगे कि ए टाइगर वॉज किल्ड बाय राम। आपने तुरंत ही इसका पैसिव बना दिया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो दिस इज अबाउट योर 6th पैटर्न। फाइन। 6 के बाद 7th पैटर्न जो है उसमें है SVOO। अब ये OO, दो ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो मैंने आपको कहा वो वर्ब क्या कहलाती है, डाई। डाई मतलब तो सिंपल सा है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो डाई ट्रांजिटिव कैसी वर्ब हो गई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इज इट क्लियर? अब देखो डाई ट्रांजिटिव वर्ब आपको होगी, दो ओ क्या है तो ये भी आपको समझना चाहिए। देखो दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको पहले मैं एग्जांपल देता हूं। देखो राम गेव मी अ पेन, मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने कहा राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे पेन दिया। फाइन। अब मैं कह रहा हूं इसलिए मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब आप कहोगे सर है कि नहीं, हम तो देखें आपने जो बताया उसके हिसाब से फॉलो करते हैं क्या। तो मी और राम एक ही है क्या, नहीं है। मी जो है हाउ वेयर व्हेन का आंसर दे रहा है क्या, नहीं है। तो फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अपनी एंटिटी है। मुझे बताइए ए पेन और राम एक ही है क्या, नहीं है। ए पेन हाउ वेयर व्हेन का आंसर दे रहा है क्या, नहीं है। तो फिर ऑब्जेक्ट हो गया। फाइन। तो इसका मतलब आपको पता लग गया दो ऑब्जेक्ट हो गए। यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट बोलें या डायरेक्ट बोलें, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग सजीव चीज जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, नॉन लिविंग जो थिंग होती है, नॉन लिविंग कह दो आप, जो नॉन लिविंग होती है, सजीव जो है वो तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और निर्जीव जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि इस सजीव निर्जीव में कंफ्यूजन हो जाता है किसी 1-2% स्थिति में, तो वहां कंफ्यूजन ना हो आपके लिए तो आपको एक और चीज समझ लीजिए कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसे बोलते हैं रिसिपिएंट। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ग्राही, ठीक है। आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट बोलते हैं, और नॉन लिविंग जो है यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे बोलते हैं अफेक्टेड। अब ये क्या है, देखो यहाँ अफेक्टेड का मतलब क्या है, अफेक्टेड का मतलब है ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अफेक्टेड का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहां मैं लिख देता हूं अफेक्टेड मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं और इसके बाद आपको कभी एसवीओसी में दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो अफेक्टेड मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी सजीव चीज होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव चीज होगी।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रिसिपिएंट है, ग्राही, अफेक्ट, और जो अफेक्टेड है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अफेक्टेड का मतलब यहाँ क्या है, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब देखो मैंने कहा ही गेव मी पेन, मी हो गया और पेन हो गया, तो मुझे बताइए इसमें सजीव कौन सा है, निर्जीव कौन सा है। तो सजीव मी है, और यदि मी सजीव है तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां पर पेन जो है क्या है, निर्जीव है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको तो केवल ओ लिख देना। यदि स्पेसिफिक पूछ ली जाए, देखो पूछ भी सकते हैं कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे देखो ही गेव मी आ पेन। अब देखिए यहां पर ग्रहण करने वाला कौन है, ग्रहण करने वाला है मी, तो मी क्या है, रिसिपिएंट हो गया। अब यहां पर अफेक्टेड कौन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला कौन है, और वो कौन है, आपका पेन है, और पेन निर्जीव भी है। ही गेव मी पेन, तो वो क्या हुआ, ही से किस में चला गया, या फिर राम, राम से कहां पर चला गया, मी में चला गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो यहां बता देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। जैसे मैंने कहा कि यहां लिख देता हूं, ही रोट मी ए लेटर, उसने मुझे लेटर लिखा। तो देखो मी क्या है, सजीव चीज है, यानी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेटर क्या है, निर्जीव है, तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फाइन, तो ये आपको पैटर्न नंबर 7 क्लियर हो गया, ठीक है। पैटर्न नंबर 8, पैटर्न नंबर 8 है SVOC। इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है, इस वाला पैटर्न जो है इसमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जैसे मैं कहूं, देखो पीपल इलेक्टेड मोदी पीएम। मैंने कहा पीपल इलेक्टेड मोदी पीएम, लोगों ने मोदी को पीएम चुना। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, लोगों की, ठीक है ना। अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, जिसकी बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। इलेक्टेड ये वर्ब हो गया आपका। अब देखो यहां मोदी है और एक है पीएम। अब देखिए मोदी और पीपल एक ही है क्या, बहुत अंतर है, इतना अंतर है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो मोदी और पीएम क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग चीजें हैं ना। मोदी हाउ वेयर व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए पीएम और मोदी एक ही चीज है क्या, हाँ, पीएम ही मोदी है और मोदी ही पीएम है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। देखो जब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था इट रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में भी बता सकता है और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता सकता है, और जब सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जब ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो यहां जब मैंने कहा था राम इज ए डॉक्टर, जब मैंने आपको कहा था राम इज अ डॉक्टर, तो यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो आई एम सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पर डॉक्टर किसके बारे में बता रहा था, सब्जेक्ट के बारे में, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां पर ये जो मोदी है किसके बारे में बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट, इसके पीएम किसके बारे में बता रहा है, मोदी के बारे में। तो पीएम और मोदी एक ही हैं, तो इट रिफर्स बैक टू ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट को रिफर बैक कर रहा है तो फिर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर में कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल, मैं कहा आपसे ही पेंटेड द डोर ग्रीन। देखो मैंने कहा ही पेंटेड द डोर ग्रीन, तो देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। डोर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, द डोर दरवाजा, उसने दरवाजे को हरे रंग का पोता। तो देखो आप मुझे बताइए कि ये जो आपका डोर है, हाउ वेयर व्हेन का आंसर है क्या, नहीं है, तो एडवर्ब नहीं हुआ। अब मुझे बताइए ये जो डोर है और ही है एक ही है क्या, तो नहीं, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। तो फिर ऑप्शन क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब यदि हम डोर की और ग्रीन की बात करें, यदि हम डोर की, दरवाजे की और हरे रंग की बात करें, तो देखो हरा ही दरवाजा है और दरवाजा ही हरा है, तो बोथ क्या है, एक ही है, इसी को रिफर कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या हो गया आपका, SVOC। इज इट क्लियर। इसीलिए ओ के बाद यदि सी आ रहा है तो ये कैसी वर्ब हो गई, कैसी हो गई बताओ, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। बताया था अभी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब बताया भी था मैंने आपको कि यदि आपका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है,
ठीक है ना, किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इज इट क्लियर? आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 100 से ऊपर तो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स में आई हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है, कुछ मत करना, इतने बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं और उनको आप आराम से करना, उसका हम सोल्यूशन भी करेंगे यहाँ, ठीक है। देखिए आगे हमने कौन सा पैटर्न पढ़ा, पैटर्न नंबर 8। अब हमारा एक लास्ट और फाइनल पैटर्न 9 SVOA। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। जैसे मैंने कहा ही पुट द बुक ऑन द टेबल, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट हो गया है कि नहीं, अब तो आप सीख गए ऑब्जेक्ट, तो देखो हो गया कि नहीं हो गया ऑब्जेक्ट। द बुक जो है हाउ वेयर व्हेन का आंसर है क्या, नहीं है। द बुक और ही एक ही है क्या, नहीं है, तो ना कॉम्प्लीमेंट हुआ और ना ही एडवर्बियल हुआ, अलग अलग हैं दोनों, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब कहाँ रखी, ही पुट द बुक ऑन द टेबल, कहाँ रखी, प्लेस बता रहा है, जगह बताता है, जगह बता रहा है, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो दिस वन इज एडवर्ब, तो क्या हो गया SVOA, ठीक है। तो ये हमने एक बार ये 9 पैटर्न के बारे में ब्रीफ में पढ़ लिया कि भाई ये पैटर्न क्या है, तो आप इसको बार बार में रिवाइज कीजिए। ये ऐसे हो गया कि आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और फिर उसके बाद यदि ये चीज़ें समझ में आई हैं तो ही आपको नोट्स से ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। तो अब हम हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक एक पैटर्न को आप डिटेल में पढ़ते हैं और उसमें एक एक पैटर्न में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, जितने एग्जाम्पल्स आप करो, किस तरीके से एडजेक्टिव को एनलार्ज किया गया है, किस तरीके एडजेक्टिव को एक्सटेंड किया गया है, कौन कौन सी वर्ब किस किस कैटेगरी में आती हैं, कैसे आपका कंफ्यूजन यदि हो तो वहाँ कैसे मिट सकता है, कि भाई आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे मिट सकता है, वो सारी चीज़ें के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नोट्सों के ऊपर है। तो आप अपने अपने नोट्स, ये तो मैंने समझाए, तो इसके बाद आप अपने नोट्स निकाल लीजिए और नोट्स जब आप निकालेंगे तो उसमें एक एक चीज़ को पढ़ते चलिए, और जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगे, जो भी चीज़ मैं समझाऊँ आपको ऐसा लगे तो उसको वहीं पे नोट डाउन कर लेना। ये चीज़ें जरूर आपको शुरुआत में नोट डाउन कर लेनी चाहिए, हालांकि नोट्स में है सारी, लेकिन फिर भी एक बार एक ब्रीफ में जैसे क्या होता है, एक समराइज हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा ठीक लगता है ना। तो क्योंकि उसमें नोट्स में सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप जैसे जो चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूँ उसको नोट डाउन कर ही लिया करूँ, है ना। आप सारी चीज़ नोट्स में हैं, अब हम उसको पढ़ते जाते हैं और वहीं नोट्स में ही आपको जो भी चीज़ एक्स्ट्रा लगे वहीं उसको लिखते जाना और वहीं उसको नोट करते जाना। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स पर। देखिए ये हमारा है बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, ठीक है, और जो भी चीज़ें हमने देखी थी अब उसको हम एनलार्ज फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि भाई किस तरीके से, ये शुरुआत में हमने आपको ये पैटर्न बताया, ठीक है। उसके बाद ये अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से। इसके बाद आपको इसमें हर, जैसे देखो हमने वहाँ पढ़ा था, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, है ना, जैसे आपने एक पैटर्न में 20 एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको हर एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जनरली यही वर्ब जो है यूज होती हैं, और ये सारे के सारे और इनको करने के बाद नेक्स्ट जो है हम इसको करने के बाद हमारी जो एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज को करेंगे। ये सारे पैटर्न्स को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। देखो इसके बाद ये जो सारे के सारे एक एक जो पैटर्न है उसमें हमने 20 25 एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है, जिससे कि उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये 100 से ऊपर एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप खुद करने की कोशिश करना, फिर उनको हम एक एक करके समझेंगे। अब यदि मैंने आपको समझा दिया और आप डायरेक्ट करोगे तो आपका दिमाग नहीं लगेगा, है ना। तो देखो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। आप अपनी नोट्स निकाल लिए, सब नोट्स आपके पास हैं ही। देखिए दिस इज